नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी यहां मिर्ज़ापुर गांव में गुरुकुल के खेत हैं। यहां पर हैं किसान, दिन रात मेहनत करते हैं और अनाज पैदा करते हैं और देश का पेट भरते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां भी परोस रहे हैं इस अनाज के ज़रिए। लेकिन अब हमारे पास विकल्प भी पैदा हो गया प्राकृतिक खेती का। और ये देखिए, ये प्राकृतिक खेती से जो जीरी लगाई थी आप उपज देख सकते हैं। और कमाल इस बार ऐसा हुआ कि एक रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ है। जो किसान रसायन ज़्यादा से ज़्यादा अंधाधुंध होकर डालते हैं, उस जीरी से भी ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर हुआ है। और मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम जी हैं। डॉक्टर साहब, द मुद्दा पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अब ये फसल देखिए आप लोगों ने जो प्राकृतिक तैयार की है, तो फसल भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और कुछ फसलें काट भी ली गई है। तो कैसा उत्पादन रहा, जैसा आप लोगों ने दावा किया था जब ये रोपाई की थी, तो कैसा रहा अब? मेला साहब, यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ये कृषि फार्म है। इसमें यहाँ पर 180 एकड़ ज़मीन है। इस पूरी ज़मीन में आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती पद्धति से फसलें उगाई जा रही हैं। तो यहाँ एक भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता इसमें, जबकि किसान कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये के खाद और दवाइयाँ डाल देते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी दवाई या रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन की ताकत इतनी बढ़ चुकी है, इसका जैविक कार्बन इतना बढ़ चुका है कि लगभग ज़मीन 90% से ऊपर खेत रिच कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी कि पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन, इसमें फर्टिलिटी बन चुकी है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में एक मुख्य सिद्धांत क्या होता है कि ये जीवाणुओं की खेती है। इसमें हम जितने जीवाणु बढ़ाएंगे, केंचुए भी साथ के साथ बढ़ते चले जाएंगे। और जीवाणु और केंचुए का बढ़ने का मतलब ये है कि जो उनका शरीर होता है वो सीधा प्रोटीन मास होता है, वो सीधा ज़मीन की ताकत होता है। एक तरह से आप यूरिया कह सकते हैं कि खाद का भरा हुआ होता है वो, और सीधा पका हुआ भोजन होता है जो पौधे को तुरंत मिल जाता है। तो जीवाणु क्या करते हैं, एक तो जो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, और हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी है। जो 17 पोषक तत्व चाहिए उनमें नाइट्रोजन की ही सबसे ज़्यादा कमी है, उसकी ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं कि जैसे दालों में आप देखते हैं जड़ों पे ग्रंथियां बन जाती हैं, वो हवा की नाइट्रोजन को लेकर जड़ों में फिक्स कर देते हैं। इस तरह से प्राकृतिक खेती में अनेकों तरह के जीवाणु मल्टीप्लाई किए जाते हैं, उनको बढ़ाया जाता है जीवामृत, घन जीवामृत दे के या मल्चिंग वगैरह करके, खेत की जुताई को कम से कम करके, और इस तरह से भोजन दे के उनको, जैसे हरी खाद का प्रयोग करते हैं हम, अवशेष का प्रयोग करते हैं, ये एक तरह का भोजन है उनको, यानी कच्चा माल है आपके लिए। तो जब वो एक तो ऊपर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दूसरा जब उनकी डेथ होती है तो हर 10 से 20 मिनट में जीवाणु मल्टीप्लाई करते हैं, डबल हो जाते हैं, और इसके साथ साथ उनकी मौत भी शुरू हो जाती है। इसी तरह जीवाणुओं के साथ केंचुए भी मरने लगते हैं, तो उनके शरीर भी प्रोटीन मास के होते हैं, एक तरह से पका हुआ भोजन है, एक तरह से खाद का शरीर है वो। तो ये जितने आप खेत में बढ़ा पाएंगे उतनी आपकी खाद की ज़रूरत ख़त्म होती चली जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो फसल अब खड़ी हुई है, इसमें आप कोई कमी नहीं है किसानों से। पंजाब हरियाणा का कोई भी किसान हो ये नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा अच्छी फसल ले सकता है वो। अब हमने अभी लगातार 4-5 दिन से इसकी कटाई कर रहे हैं। तो 2 किलों का कल ही काट के मैंने 2 जो मुख्य किसान हैं कुरुक्षेत्र के, उनको भी यहाँ बुला दिया था। उनकी प्रेजेंस में काटा गया, और उनकी प्रेजेंस में जब ये तुलाई की गई तो इनकी 38 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ औसत आई है। अब किसानों की भी आप देख सकते हैं कि इतनी औसत नहीं मिलती है, जबकि हर साल ही ज़्यादा रहती है। लेकिन इस साल वैसे भी कुछ पैदावार अच्छी आ रही है, लेकिन इस फार्म की पैदावार किसानों से 10 से 20% वैसे ही ज़्यादा है, जबकि खर्चा उनका नामात्र है। और इसमें क्या खर्चा हुआ ये बता देता हूँ मैं आपको। ये जो फसल कड़ी है इसमें एक बार भी आपको जीवामृत डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है कि इसमें हमने हरी खाद ढांचे के ली थी। जहाँ भी हरी खाद ढांचे के लिए गई थी उसमें जीवामृत, घन जीवामृत की भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़मीन में ऑलरेडी ताकत बढ़ चुकी है। अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो ये गिर जाती है, इसका ज़्यादा काला रंग हो जाता है और वो बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे सुनहरा रंग है, सारी जीरी में दानों का भी सुनहरा रंग है, पत्तों का भी सुनहरा रंग है, और खेत में भी फुटाव में कोई कमी नहीं है, पैदावार में कोई कमी नहीं है। तो इसमें एक तरह से कोई भी दवाइयों, जैसे कीड़े बीमारी आते हैं तो उसके लिए हर्बल फार्मूलेशन है, जैसे नीम वगैरह से बनती है, नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, तो इनका इसमें प्रयोग कर दिया जाता है। इस फसल में मैं बताऊँ आपको, जीवामृत नीचे बिल्कुल नहीं दिया गया है। ऊपर एक बार जीवामृत का स्प्रे हुआ है,
एक बार नीमास्त्र का कीड़े के लिए स्प्रे हुआ, एक बार खट्टी लस्सी का बीमारियों के लिए स्प्रे हुआ। तो सब अगर देखिए हम 5-6 दशक पहले चले जाए तो उस समय भी लगभग प्राकृतिक खेती होती थी, लेकिन कृषि विभाग ने या सरकार ने ही बढ़ावा दिया था कि आप ये रासायनिक खाद डालिए। तो अब उसका नुकसान तो किसान उसके आदी हो गए हैं, उसका तो नुकसान हो रहा है। आप रासायनिक खाद अंधाधुंध डाल रहे हैं उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए, अब तो कैंसर जैसी बीमारियों का जो मेन कारण बन रहा है तो यही बन रहा है ना। जी मेला साहब, ये आम प्रश्न उठता है कि जो हमारे पूर्वज करते थे वो भी तो प्राकृतिक खेती थी, अब ऐसी क्या बात हो गई जो उसमें हमारी भूखमरी नहीं मिटी तो इसमें कैसे मिट सकती। देखिए इसमें दिन रात का फर्क है। जो हमारे पूर्वज खेती करते थे उसमें 2 कंपोनेंट मुख्य थे, एक तो गोबर की खाद डालते थे, दूसरा गर्मियों में मन लगा के जुताई करते थे, खेत में कोई घास का नहीं होने देते थे हम एक भी पौधा। तो ये दोनों ही प्राकृतिक खेती में एक तरह से मनाही है। क्यों मनाही है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा गोबर की खाद देते हैं तो उसमें लाभदायक जीवाणु तो बढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हानिकारक जीवाणुओं को भी भोजन मिल जाता है। हानिकारक जीवाणुओं की भोजन की ज़रूरत लाभदायक से ज़्यादा होती है, तो हानिकारक बढ़ने की वजह से फिर हमें गर्मियों में उसकी जुताई करनी पड़ती थी। जैसे जैविक खेती में एक समस्या क्या आई कि उसमें कीड़े बीमारियां ज़्यादा आ जाते हैं, वो यही कारण है कि उसमें हम गोबर की खाद, केंचुए खाद ज़्यादा डालते हैं और फिर उसको गर्मियों में हमें जुताई करनी पड़ती है, क्योंकि जो बीमारियों के कीटाणु वो ज़मीन में छुप के बैठ जाते हैं। जो कीड़े हैं, बीमारियाँ करने वाले कीड़े, जो नुकसान करने वाले, वो छुप के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मियों में जुताई करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं ये जैविक खेती से एक तरह से अलग है, क्योंकि इसमें जीवाणु बढ़ाए जाते हैं और उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, मल्चिंग वगैरह डाल के, हरी खाद वगैरह दे के और खेत की कम से कम जुताई करके इनको जीवाणुओं को पालते हैं। इसलिए मैंने कहा जीवाणुओं की खेती है। जितने जीवाणु खेत में बढ़ा देंगे उतने केंचुए बढ़ जाएंगे, और जितने ये बढ़ जाएंगे उतनी खेत की ताकत बढ़ जाएगी और उतने ही लाभदायक जीवाणु भी बढ़ जाएंगे। प्राकृतिक खेती में क्या है कि 70 से 80% बीमारियाँ अपने आप ही कंट्रोल हैं, क्योंकि इसमें हानिकारक जीवाणु पनपते ही नहीं है। हानिकारक जीवाणु को हम भोजन ही नहीं दे रहे हैं। इसमें जो मैंने बताया गोबर की खाद से दोनों तरह के पलते हैं वो, तो इसमें हम एक दिन का गोबर 10 किलो ही तो डालते हैं जीवामृत में। तो शुरू में जब किसान शुरू करता है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा इनकी मात्रा यूज करनी पड़ती है आपको, घन जीवामृत की, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में ही खेत की ताकत बढ़ मेरा यही सवाल था आपसे अगला कि जैसे कोई किसान है इस जीरी को देखेगा तो वो भी कहेगा कि 10-15 हज़ार रुपये हमारे बच भी रहे प्रति एकड़। अगर कोई किसान पहले साल जैविक ये अपनी प्राकृतिक खेती करे तो उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, कितना कम होगा या बराबर होगा? देखिए ये जो हमारी जैविक खेती का हम करते थे उसमें पैदावार घटती थी, क्योंकि मैंने बताया कि उसमें लगातार हम जुताई ज़्यादा कर देते थे। जुताई ज़्यादा करने का मतलब ये है, अगर 35 डिग्री तापमान पर हमने खेत की जुताई कर दी है तो उसका आधा जैविक कार्बन उड़ जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो इसमें कम से कम जुताई के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दूसरा, इसमें जीवामृत, घन जीवामृत आदि लगा के इसमें जीवाणु को बढ़ाया जाता है, जबकि जो हमारे पूर्वज करते थे उसमें जीवामृत वगैरह, घन जीवामृत नहीं था, जिसमें जीवाणु की संख्या बढ़ती थी। दूसरा, हम खेत की ज़्यादा जुताई करते थे। तीसरा, हम वो खाद वगैरह ज़्यादा डालते थे, पशु ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से हानिकारक जीवाणु भी बढ़ते थे, बीमारियां भी बढ़ती थी, जिसकी वजह से पैदावार भी घटती थी। तो इसमें पहले और दूसरे साल ही आपकी पैदावार, विशेष तौर पर धान और गन्ने जैसी फसल में पहले से दूसरे साल में ही आपको अगर ठीक तरह से ट्रेनिंग लेके आप खेती करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और इतना ही खर्चा बच जाता है आपका। ये एक बात बहुत बड़ी कही आपने, और किसानों के दिमाग में एक बात घर कर चुकी है और हम सुनते भी आ रहे हैं कि आपने 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात की और अप्रैल और मई में तो तापमान 40 डिग्री के आसपास ये ज़्यादा होता है, लेकिन किसानों ने एक परंपरा बनाई हुई है कि उस समय खेत की जुताई करते हैं, तो उसमें तो नुकसान हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है जी। अब आजकल का वैज्ञानिक कंसेप्ट बता देता हूँ, संरक्षण खेती, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये तापड़ की क्यों इस पे जोर दिया गया है? इसलिए भी दिया गया था कि खेत की जितनी ज़्यादा जुताई करेंगे खेत कमज़ोर हो जाता है, विशेष तौर पर गर्मी के मौसम में। आप खुद को ले लीजिए, आप कुछ डाइट लेके, घी खा के, दूध पी के गर्मी में काम करते हैं तो आधे घंटे में थक जाते हैं। ठंड में या सर्दी में काम करते हैं 2 घंटे तक आप बगैर थके काम कर सकते हैं। यही ज़मीन का काम है, यही पौधों का काम है। अगर फरवरी मार्च में तापमान बढ़ जाता है तो आपकी पैदावार इसीलिए कम हो जाती है कि गर्मी की वजह से जो भोजन बनता है वो टूट जाता है जल्दी, और जो दाने के रूप में जो संचित होता है खाना वो कम रह जाता है, पैदावार इसलिए कम हो जाती है आपकी। जैसे गेहूँ आप देखते हैं फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़ जाता है तो। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये खेती की हुई है या गुरुकुल ने खेती की हुई है, जो आसपास का जो एरिया किसान है वो आते होंगे, इस खेती को देखते भी होंगे, तो कितने लोग हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं? अब पिछले साल जून से यहाँ ट्रेनिंग शुरू की गई है। देखिए प्राकृतिक खेती एकदम से अलग तरह की पद्धति है। ये जैविक खेती और केमिकल फार्मिंग से एक
एकदम से अलग है। पिछले जून से इसमें ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है। अब इसमें काफ़ी किसान आगे आ रहे हैं। आसपास में कुरुक्षेत्र में भी कई किसान हैं, कम से कम 10-15 किसान ऐसे हैं। हर ब्लॉक में 5-7 किसान आ चुके हैं। इवन कलायत के में जहाँ नमक की समस्या है वहाँ भी 15 से 20 किसान कलायत ब्लॉक में ही आपको मिल जाएंगे प्राकृतिक खेती। तो अब जैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही है इसका ज्ञान बढ़ रहा है, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के इसका हिसाब नहीं आता है। और फिर हम कहते हैं कि शुरू वाले साल में आप थोड़े एरिया में शुरू कीजिए ताकि अनुभव हो जाए। अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो किसान को प्रभावित ना हो और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी उसका असर ना पड़े। जहाँ तक बात करें, जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया। और अब जो सुनने में आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि गुजरात में तो प्राकृतिक खेती एक हब बनता जा रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी तक उतना काम नहीं हो पा रहा, जबकि आचार्य जी हरियाणा से हैं और आप जैसे लोग उनके पास हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शुरुआत हुई है, अभी 1 साल ही हुआ है। ट्रेनिंग के स्टार्ट हो रही है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर हैं ना, उनको लगभग ट्रेनिंग दी जा चुकी है। काफ़ी बचे हुए हैं अभी। तो अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लगभग 450-500 वैज्ञानिकों को, पूरे देश के वैज्ञानिकों को भी यहाँ ट्रेनिंग दी है। अब ICAR ने भी इसको स्वीकार कर लिया है और इसका कोर्स कुरिकुलम बना दिया गया है और पूरी डिग्री इसके ऊपर रख दी गई है। तो अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो किसान, क्योंकि चेंज होता है ना मेला साहब, बड़ा टाइम लेता है। 10 में से किसान करेंगे, 5 हो सकता कामयाब हो, 5 ना कामयाब हो, बिल्कुल। अनुभव की कमी की वजह से। अब उनको 5 को देख के कम से कम 2-3-4 साल लगेंगे दूसरे किसान को देखने के लिए। वो हिम्मत करेंगे, वो आएंगे। तो कोई भी चेंज है बड़ा स्लो होता है समाज का और टाइम लगता है। तो इसमें वो चीज़ शुरुआत हो चुकी है आपकी। तो देखें तो जो कृषि विभाग हरियाणा का, ये सरकार है, क्या उनका सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से ही उन्हीं का प्रोजेक्ट है ये, जो यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की गई है। यहाँ पर किसानों को भी दी जाती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो अफसरों को भी दी जा रही है, वैज्ञानिकों को भी दी जा रही है। इवन IAS ऑफिसर्स दूसरी स्टेट के भी यहाँ से ट्रेनिंग ले करके गए हैं, एक्सपोजर विजिट पे आए हैं। उनको हमने प्रेजेंटेशन दी है। मंत्रियों को भी, यूपी के 5-5 मंत्री यहाँ आए, आके देख जाते हैं कि गन्ने की फसल उनके पूरे यूपी में नहीं है। जो यहाँ मई-जून तक हरा गन्ना खड़ा रहता है, उनका अब सितंबर-अक्टूबर में उनका गोला सूखना शुरू हो जाएगा। ये तो डॉक्टर हरिओम जी, जिन्होंने बड़ी जानकारी दी। आप देख सकते हैं जीरी की फसल भी देखिए, ये प्राकृतिक तरीके से ये जीरी का उत्पादन किया गया। और सामने ये ईख है, कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ईख की फसल नहीं है जितनी बेहतर और अच्छी फसल यहाँ पर खड़ी है। और इस प्राकृतिक खेती की बात करें, सबसे बड़ी बात तो इसमें रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डाला जाता, उत्पादन ज़्यादा होता है। और जब प्राकृतिक खेती होगी, उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, लोग बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे।